बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट इनके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1, परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज़ है कि किसी एलिमेंट के कितने हिस्से कंपाउंड के 100 पार्ट्स में मौजूद है। जिस तरह आप लोगों के मार्क्स होते हैं, अगर आप 500 में 450 मार्क्स गेन कर लेते हैं और मैं आपसे कहूं कि आपका परसेंटेज क्या है, तो इसका मतलब होगा कि अगर टोटल मार्क्स को हम 100 मार्क्स कंसिडर कर दें तो उसमें आपने कितने मार्क्स हासिल किए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेपर के टोटल 50 मार्क्स है और उसमें आपने 30 मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हों और मैं आपसे कहूं कि आपका परसेंटेज क्या है, तो मेरा मतलब होगा अगर टोटल मार्क्स पेपर के अगर 100 होते तो फिर आपके कितने मार्क्स होते। तो इसी तरह किसी कंपाउंड में एलिमेंट का जो मास के लिहाज से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि अगर टोटल मास कंपाउंड का 100 पार्ट्स हो तो उसमें एलिमेंट के कितने पार्ट्स मौजूद होंगे मास के लिहाज से, तो इसको परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है। द पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के जो कितने हिस्से होंगे बाई मास, मास के लिहाज से। इन 100 पार्ट्स बाई मास, अगर कंपाउंड के 100 हिस्से मास के लिहाज से हो तो उसमें एलिमेंट के कितने पार्ट्स मौजूद होंगे मास के लिहाज से, इनको परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होगा जब मैथमेटिकली मालूम करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, यानी कंपाउंड में जिस एलिमेंट का हम परसेंटेज मालूम करते हैं उनका टोटल मास कितना मौजूद है, और डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का जो मोलर मास होगा, जो टोटल मास होगा, उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर फार्मूले के लिहाज से हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ एन एलिमेंट टू द मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल के तौर पर कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है कितना परसेंटेज होगा, ये मालूम करना है। तो इसमें आपका डेटा क्या बनेगा, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का टोटल मास कितना है यहाँ पर रिक्वायर होगा ये। तो वाटर के मालिक्यूल में आप देखिए हाइड्रोजन का मास 1, यहाँ पर 2 मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट से पहले हम पॉजिटिव का साइन ये लगा देंगे। ऑक्सीजन का मास 16 है, तो टोटल ये आपके पास हुआ 18 ग्राम पर मोल। अब 18 ग्राम पर मोल में ये वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास है, तो टोटल है 2, तो हमने यहाँ पर 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना मास है 16 ग्राम, ये 16 जो है ऑक्सीजन का मास है। और हमें मालूम क्या करना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें मालूम करना है। तो इस फार्मूले में नंबर 1, अगर मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम करना चाहूँ तो ऊपर जो है इस जगह पर क्या आएगा, हाइड्रोजन का मास, वाटर में 2 मास मौजूद है तो इसलिए इनको ऊपर रख देंगे। और टोटल मास वाटर का कितना है 18, तो इससे डिवाइड कर देंगे। इसमें अगर हम इनका ग्राम पर मोल यूनिट भी लगा दें तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा, ग्राम पर मोल, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा मोल के साथ, ग्राम के साथ। तो इससे आंसर आया 11.11%। इसी तरह ऑक्सीजन का जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम पर मोल और टोटल मास वाटर का कितना है 18 ग्राम पर मोल, और 100 लगा दिया परसेंटेज के लिए, तो ये यूनिट कैंसिल हो गया और इनका जो है हमारे पास आंसर आ रहा है 89.89। जब हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हो, जब उनका परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं तो उनको लास्ट में जब वेरिफिकेशन के लिए सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उससे वापस 100 या 99.9 आना चाहिए। यानी अगर हमने कुछ पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट्स इग्नोर किए हों तो हमारे पास 99.99, 99.98, 97 इस तरह आ सकता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो, सिर्फ 99 आ जाए या 98 आ जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ इग्नोर किया है कैलकुलेटर में। तो ये आप वापस जो है लास्ट में इनकी वेरिफिकेशन इस तरह कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनके परसेंटेज को आप ऐड कर दें, अगर उससे वापस जो है 100 बन रहा है
तो आपका जो है न्यूमेरिकल ये ठीक है। तो मास के लिहाज से हमने अभी कैलकुलेट किया कि वाटर में, तो इसमें इनडिकेट के ऊपर इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे और आपसे पूछे कि इसमें ये वाला एलिमेंट जो है इसका परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करेंगे कि उस कंपाउंड में जितना एलिमेंट का मास होगा आपको वो लगाना है। एक एटम या एक जो एलिमेंट का जो अपना एक एटम का जो मास होगा पीरियोडिक टेबल में वो नहीं लगाना, जितना कंपाउंड में मौजूद है। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास है H2SO4, हमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन तीनों का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा और डेटा अगर हम बनाएंगे तो इसी तरह टोटल मास जो H2SO4 का है ये है 98 ग्राम पर मोल, ये टोटल मास H2SO4 का मोलर मास है। और हाइड्रोजन का इसमें मास है 32 जो है ये सल्फर का मास है और 64 जो है टोटल ये ऑक्सीजन का मास है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीजन का मास जो है 16 है, नहीं, हमें 16 नहीं लगाना, जितना भी टोटल मास एलिमेंट का कंपाउंड में मौजूद है वो वैल्यू लगानी है। तो जब मैं इनका परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास 2/98, ये हम लगाएंगे 2 जो है हाइड्रोजन के लिए और 98 जो है ये मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, और मल्टीप्लाई बाय 100 ये परसेंटेज के लिए हमने लगा दिया। ये यूनिट तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम पर मोल, तो इससे हमारे पास आंसर आया 2.041%। इसी तरह सल्फर का जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का मास है 32, तो हमने यहाँ पर 32 ग्राम पर मोल ये लिख दिया। कंपाउंड का H2SO4 का मास है 98 ग्राम पर मोल, तो ये लिख दिया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और इनका हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.65%। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का 64 मास है तो 64/98, ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आता है 65.30%। अब वेरिफिकेशन के लिए अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो अगर हमारे पास 100% जो है इनका आंसर आ रहा है इन तीनों से, तो हमारा कैलकुलेशन जो है ठीक होगा, तो इससे 100% आ रहा है, या अगर 99.9 भी आ जाए तो भी ठीक है। इसी तरह एक लास्ट जो एलिमेंट हो अगर उनके लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन लास्ट में बचता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि टोटल, हमें तो वैसे भी ऑलरेडी मालूम है कि जितनी भी एलिमेंट हैं उनके परसेंटेज को जब आपस में ऐड करेंगे तो 100 आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100% माइनस ये थर्ड एलिमेंट जो है इनका मैं दूसरे इस तरीके से भी मालूम कर सकता हूँ। लास्ट एलिमेंट का आपने पहले जितने भी एलिमेंट मालूम किए हो, जिसका परसेंटेज मालूम किया हो, उनको जो है आप आपस में ऐड कर दें और इस 100 से माइनस कर दे, तो आपके पास ये आंसर जो है दोबारा आएगा। यानी आपके पास अगर 5 एलिमेंट है किसी कंपाउंड में, आपने 4 का परसेंटेज मालूम कर दिया और 5 का आप ये चाहते हैं कि ये 4 को ऐड कर दूंगा और 100 से माइनस कर दूंगा, तो जो बच जाएगा वो इनका होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से अलग अलग भी मालूम कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें 32 और 2 ये 34.6, अगर मैं यहाँ पर ये माइनस कर दूँ इससे 32.6, तो ये आपके पास ये वाला आंसर यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं और इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, तो दोनों तरीके जो है सही है। लेकिन आपके पास टोटल सम जो है ये 100 के बराबर आना चाहिए। अगर कुछ डिजिट्स हम पॉइंट्स के बाद जो है इग्नोर कर दे तो हमारे पास फिर 99.99 या 98, 97 इस तरह आएगा, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम हो, सिर्फ 99 आ जाए या 98 आ जाए, तो फिर आपने बहुत कुछ इग्नोर किया होगा उसकी वजह से, तो इसलिए बहुत कम परसेंटेज आएगा। इनके अलावा इनके ऊपर एक और किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में या इन इंडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप जो है यानी ये भी हो सकता है कि आपको वो परसेंटेज दे दे और आपसे ये पूछे कि आप मास मालूम करें। यानी अगर मैं
किसी एलिमेंट का मास मालूम करना चाहूँ और परसेंटेज मुझे दिया गया हो, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा उनका? मास ऑफ एन एलिमेंट, हाँ ये यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई था तो इस साइड पर डिवाइड में लिख देंगे। तो ये इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन कि वो परसेंटेज आपको दे दे और आपसे ये पूछे कि आप एलिमेंट का मास मालूम करें, तो फिर आप जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे मैथमेटिकली, जो है आप फिर सॉल्व कर दे, एलिमेंट के मास को यहाँ पर छोड़ दे और बाकी मोलर मास और 100 को वहाँ पर शिफ्ट कर दे। तो इस तरीके से ये था हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि किसी एलिमेंट का मास के लिहाज से, अगर टोटल कंपाउंड को हम 100 पार्ट्स कंसिडर करें मास के लिहाज से, तो इसमें एलिमेंट का जो है कितना मास मौजूद होगा, इनको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं और मैथमेटिकली इस तरीके से हम मालूम करते हैं। इनके अलावा हमारे पास है, तो हमारे पास एक और टॉपिक है लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट। लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट क्या चीज़ है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली लाइफ में चाय बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 कप अगर चाय बना रहे हो, हम आपके पास दूध भी मौजूद है और आपके पास ब्लैक टी वो भी मौजूद है, लेकिन आपके पास जो है शुगर जो है सिर्फ 2 चम्मच हैं, तो चाय का बनाना जो है किस चीज़ पर डिपेंड होगा? चीनी के ऊपर। आप सिर्फ 1 कप चाय बना सकते हैं। तो इसी तरह जो चीज़ हमारे पास, जो रिएक्टेंट कम मकदार में हो, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और जो चीज़ें हमारे पास वापर मकदार में हो, ज़्यादा हो, वो एक्सिस रिएजेंट कहलाता है। लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट जिनकी वजह से रिएक्शन रुक जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, या ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो, पहले ख़त्म हो जाए, या वो रिएजेंट जिसके ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट डिपेंड करे, कि यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनेगी, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगी? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। क्योंकि जब लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो जाए तो दूसरा रिएजेंट अगर ज़्यादा भी मौजूद हो तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि 4H2 प्लस O2, आपके पास जब वाटर बनेगा तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 2 ऑक्सीजन है, यानी आपके पास वाटर के जो है ये 2 मोल्स बनेगा, और ये आपके 4 हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 8। तो आपके पास 2H2 जो है ये एक्स्ट्रा भी बचेगा। तो आपके पास ये एक्सिस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो हमारे पास रिएक्शन में पहले कंज्यूम होता है, जिनकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है, जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है डिपेंड कर रहा हो, जिस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी अगर ये ज़्यादा भी मौजूद है तो वो किसके साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा? ऑक्सीजन तो है नहीं। तो इसलिए ये एक्सिस रिएजेंट और ये लिमिटिंग रिएजेंट। इनके अपोजिट एक्सिस रिएजेंट क्या होगा? द रिएजेंट विच रिमेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच जाए, वो रिएजेंट एक्सिस रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है। अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते? नंबर 1, बैलेंस इक्वेशन के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर दोनों रिएजेंट एक साथ ख़त्म होते हैं। यानी अगर मैं वाटर का रिएक्शन इस तरह लिख दूँ कि 2H2O2, तो 2H2 वो ये बना, यानी जितने हाइड्रोजन थे यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना रहा है, वाटर बना रहा है, दोनों एक साथ कंज्यूम हो रहे हैं, इसमें कोई भी बाकी नहीं बचता लास्ट में। तो इसलिए इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो बैलेंस इक्वेशन हो उसमें तमाम रिएजेंट एक साथ ख़त्म हो जाते हैं,
उसमें लास्ट में कोई भी नहीं बचता, तो इसलिए बैलेंस इक्वेशन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इनके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही आपके पास कंपाउंड हो और वो जो है ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो उसमें हम एक रिएजेंट को फिर कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इनको हम हीट ऑफ कर दें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट अकेले हैं, वो हम किसके साथ कंपेयर करें कि ये लिमिटिंग है या एक्सेस है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? ये एक ही रिएजेंट है, दूसरा रिएजेंट इसके साथ मौजूद नहीं है कि हम इनको कंपेयर कर दे कि कौन सा रिएजेंट जो है हमारे पास लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस रिएजेंट है। तीसरा हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कंप्लीट ही नहीं होते। ये तो हम तब डिसाइड करेंगे जब टोटल प्रोडक्ट बनेगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास जो भी रिएजेंट है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट वापस जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सिस रिएजेंट है। तो एमसीक्यूज़ के लिए ये तीनों पॉइंट्स याद रखें कि लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बैलेंस इक्वेशन, डिकम्पोजिशन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैथमेटिकली इनको हम किस तरह मालूम करते हैं? आपको जो है एक बैलेंस इक्वेशन दिया होगा और आपको क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ मोल बताए होंगे, यानी अगर मोल बता दिए तो एक स्टेप आपका बचत हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम न्यूमेरिकल वाइज इन्हें सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप नंबर 1 हम ये करते हैं कि जो भी मास होगा, मास को हम कन्वर्ट कर देते हैं मोल में। यानी एक तो आपको बैलेंस इक्वेशन दिया होगा, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा, अगर यहाँ पर आपको मोल बताया हो तो ये स्टेप आपका जो है बचत हो जाएगा। मास को जो है कन्वर्ट करने की फिर ज़रूरत ही नहीं होगी जब मोल ऑलरेडी गिवन होगा। लेकिन यहाँ पर हमें बताया है, बैलेंस इक्वेशन दिया है और हमें बताया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 120 ग्राम हो और वाटर जो है ये 80 ग्राम हो, तो आप बता दें कि इसमें लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप मास में डायरेक्ट डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको 120 ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप डायरेक्ट ये कह दें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सिस रिएजेंट होगा। नहीं, आप पहले से मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इनको मोल में कन्वर्ट कर दिया। 120 ग्राम, मास गिवन इन ग्राम, मोल का जो फार्मूला था, और डिवाइड बाय मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये 2.727 मोल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बने। किसी से? 120 ग्राम से। ये काम हमने किया। फिर जो है वाटर का 80 ग्राम बताया है, तो उसके कितने मोल बनेंगे? तो इनका मास गिवन इन ग्राम, 80 को डिवाइड करेंगे वाटर के मोलर मास से। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से इनको डिवाइड किया, तो इनके मोलर मास से ये वाटर का जो है 80 ग्राम है, तो इनको वाटर के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये ग्राम ग्राम के साथ जो है ये कैंसिल हो जाएगा और मोल का यूनिट यहाँ पर बचेगा। तो इनसे आंसर आ रहा है 4.44। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जब हम शॉर्ट क्वेश्चन में मैथमेटिकली मालूम करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सिस रिएजेंट है। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना होगा, वो तो पेपर में गिवन होगा। आपको क्या करना है कि अगर मोल गिवन हो तो फिर तो बहुत आसान है, ये स्टेप बचत हो जाएगा। लेकिन अगर मास गिवन हो रिएजेंट का, तो नंबर 1 काम आप क्या करेंगे कि उसके मोल मालूम करेंगे। फिर नंबर 2 स्टेप क्या होगा? नंबर 2 स्टेप ये होगा कि आप जो है रिएक्टेंट को जो है रिलेट करें। नंबर 2, रिलेट या फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की मकदार कैलकुलेट करें फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हर एक रिएक्टेंट से आप जो है प्रोडक्ट की मकदार कैलकुलेट करें। तो हम अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 इक्वेशन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो हमारे पास इनके जो मोल थे वो 2.727 ये मोल थे। तो वो कितना बनाएंगे
यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो इनकी जो 120 ग्राम थे वो 2.727 मोल के बराबर है। इससे कितने मोल कार्बोनिक एसिड बनेगा? 2.727, इतना मोल बनेगा कार्बोनिक एसिड के। अब आप वाटर के लिए देख ले, इक्वेशन के मुताबिक वाटर का 1 मोल कार्बोनिक एसिड जो है बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो इनके जो मोल आए हैं हमारे पास, इनको अप्लाई कर दे, इससे कितने बनेंगे? 4.44 मोल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। यानी अगर वाटर के 4.44 मोल यूज़ हो जाए तो कार्बोनिक एसिड के 4.44 मोल बनेंगे। अच्छा, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस। जिस रिएजेंट ने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम बनाया हो तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा? कंपेयर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की अमाउंट जो है कंपेयर कर दे, कौन से रिएजेंट ने, कौन से रिएक्टेंट ने ज़्यादा मकदार बनाया और किसने कम बनाया, किसने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा यील्ड की और किसने जो है कम। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ने 2.72 मोल ये बनाए और ये जो है वाटर ने 4.4 मोल बनाए। तो हम नीचे रिजल्ट में इस तरह कंक्लूजन का हेडिंग देकर हम ये लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के जो कम नंबर ऑफ मोल बना रहा है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है। एंड वाटर इज एक्सिस रिएजेंट। क्यों एक्सिस रिएजेंट है वाटर? इसलिए कि ये नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट जो है इसका आंसर जो है ज़्यादा है, तो इनको हम कहेंगे कि वाटर एक्सिस रिएजेंट है। लेकिन ये हमने पेपर पर थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बता दें, उनका मास बता दें, तो हम मास आप प्रोडक्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि जो रिएजेंट कम हो उसी के मुताबिक प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अगर दूसरा ज़्यादा मकदार में भी मौजूद है तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो तो वैसे बाकी बच जाएगा। तो इसी तरह जब हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि आप कार्बोनिक एसिड का मास कैलकुलेट करें, तो हम ये मोल इस्तेमाल करेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट से आए हो। ये वाला जो है ये असल में नहीं बना होगा, ये हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। तो ये रीज़न समझ में आया या नहीं कि नंबर 1, जब हम मैथमेटिकली लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट को कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 1 हम नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं, जो मास आपको गिवन होगा उनका मोल मालूम करेंगे। नंबर 2 फिर आप क्या करेंगे? फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। आप हर एक रिएजेंट से प्रोडक्ट की मकदार कैलकुलेट करें। और तीसरा हमने लिखा कि कंपेयर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की जो मकदार है इनको आपस में कंपेयर करें, किसने कम बनाया और किसने ज़्यादा। जिसने कम बनाया हो वो लिमिटिंग रिएजेंट और जिसने ज़्यादा बनाया हो वो एक्सिस रिएजेंट होगा। और एक्स्ट्रा एक और बात क्या बता दी कि असल में प्रोडक्ट की मकदार किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके हिसाब से बनेगी? लिमिटिंग रिएजेंट के। तो जब आप कार्बोनिक एसिड का अगर मास कैलकुलेट करना हो या आपसे ये पूछा जाए कि असल में ये बना कितना, तो आप कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 2.727 मोल जो है बनेगा। ये दूसरा जो एक्सिस रिएजेंट है ये तो यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो बाकी जो है ये एक्स्ट्रा वैसे ही बच जाएगा, उसके साथ रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगा। या आपसे अगर ये पूछा जाए कि वाटर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो आप मालूम करें, तो आप किस तरह मालूम करेंगे? हम 4 पॉइंट जो हैं ये वाटर की मकदार है, 4.44 मोल्स जो हमारे पास आ रहा है, इससे आप माइनस कर दे वो वाला 2.7
727, इनको आप माइनस कर दे तो बाकी जो बचेगा वो H2O का एक्स्ट्रा रिमेनिंग पोर्शन होगा। एक्स्ट्रा 4.44 से 2.727 इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा। तो इनको आप दोबारा जो है सुन भी सकते हैं या इसका आप जो है फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर ले, जहाँ पर आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।